चंडीगढ़ लगा लो, चंडीगढ़ में फर्दर सो एंड सो हाउस नंबर में सेक्टर में हम रहते हैं। तो ये गैलेक्सी का मतलब ये है कि ना बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कह दिया जाता है, जो आपस में जुड़े हुए हों, ग्रेविटी से जुड़े हुए हों। ठीक। और ये अब पहले इसका नहीं था, इसको पर हिंदी में इसका नाम था आकाश गंगा। हिंदी में पहले इसका नाम था आकाश गंगा, इसी को मिल्की वे कहा गया है। तो ये अलग अलग शेप्स की है, पर अगर आप इस मिल्की वे को शेप को देखोगे आपकी स्क्रीन पे जो है, तो वो स्पाइरल शेप में है। ये एक स्पाइरल शेप में है, और यहाँ पे ही बीच में कहीं पे हमारा सोलर सिस्टम होगा। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इस तरह से है। दूसरा आता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो अगर बात करेंगे, 8 ग्रह हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस तरह से अगर लोगे, माई मरकरी, वीनस, अर्थ, मदर से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून, ठीक। जो ये अभी आप देख रहे हो ना, ज्योतिष जो है भारत में पहले से भी था। ज्योतिष की गणनाएं आज पहले से ही थी। तो ज्योतिष में बड़ी करेक्ट कैलकुलेशन की जाती थी। मतलब सूर्य ग्रहण कब लगना है, चंद्र ग्रहण कब लगना है, वो सारा कुछ, सूरज कब उगेगा, चांद कब उगेगा, चांद कब सेट, वो सारा कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती थी। उस वक्त तो कोई ऐसे इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, वो कैसे की जाती थी। तो इसमें कोई ऐसी डिविनिटी वाली बात नहीं है कि कोई गॉड वाली बात है। जस्ट हमारे जो ऋषि मुनि, उनको एक तरह से आप उस वक्त के साइंटिस्ट बोल सकते हो, जो पंडित थे जो उस वक्त, वो ग्रह नक्षत्रों को जो वॉच आउट करते थे रात को। ठीक है। जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको कॉन्स्टिलेशन से, जिनको हम 12 राशियां कहते हैं, वो उनको सिर्फ वॉच आउट करते थे। वॉच आउट करते थे तो उसमें उनको कुछ मूवमेंट मिली, कुछ पैटर्न मिले, उनको स्टडी किया, ईयर बाय ईयर स्टडी किया, तो उससे वो सिलेक्ट हुई। ऐसा कुछ नहीं है कि आंखें बंद की, कुछ ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी एक प्रॉपर स्टडी थी, एक प्रॉपर स्टडी थी उस वक्त के हिसाब से। वो काफी मतलब अगर कोई बता दे आपको कि भाई कल सूर्य ग्रहण इस वक्त से लगने वाला है, तो और उसी वक्त सूर्य ग्रहण पूरा अंधेरा छा जाए, और तो उसको तो मान्यता ऐसे ही होगी ना, नेक्स्ट टू गॉड ही है ये एक तरह से। ओके। पर धीरे धीरे पर अगर आप देखोगे कि पुराने जो हमारी गणनाएं थी उनमें कौन कौन से ग्रह थे, उसमें सूर्य को भी ग्रह माना गया, चंद्र को भी ग्रह माना गया। ठीक है। मंगल ग्रह है, राहु केतु शनि, शनि ग्रह है। इस तरह से ग्रह थे। पर जो आज रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि भाई जो ग्रह आज ले रहे हैं, वो सन को ग्रह नहीं ले रहे, चंद्रमा को ग्रह नहीं ले रहे। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराने लोग गलत, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो ठीक थे, पर आज नॉलेज जो है वो एडवांस हो गई है। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि अर्थ गोल है और यूनिवर्स इसके आसपास घूम रहा है। गोल अर्थ है ये भारत में पता लग गया था। भारत में इसकी खोज हो चुकी थी आर्यभट्ट की, अर्थ गोल है। पर अर्थ घूम रही है ऐसा नहीं, यूनिवर्स घूम रहा है इसके आसपास। जो स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो सारे घूम रहे हैं। पर और इसमें ये भी, जो सूर्य की गति जो है, वो सूर्य की गति आज लाइट की गति कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उन्होंने निकाला सूर्य की गति। सूर्य की गति क्या थी कि उसको लगभग 3 × 10⁸ है। एक बुक आती है सूर्य सिद्धांत करके है, संस्कृत की बुक, बड़ी पुरानी बुक लिखी गई है, उसमें ये सूर्य की गति है। तो सूर्य की गति का मतलब क्या था, उसको कैसे कैलकुलेट किया। अगर आप आज के टाइम में भी वैसे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। वो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों से चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य कितने टाइम में, 1 सेकंड के कितने क्षणों में वो प्रकट हो जाता है, वो सूर्य की गति है। तो आज हम उसको लाइट की गति
कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी अपने लिहाज से अच्छे सोचने वाले ही थे, पर उनका प्लेटफॉर्म अलग था। हमारा आज का प्लेटफॉर्म बड़ा साइंटिफिक प्लेटफॉर्म आ गया है, बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, हम उस लिहाज से सोचने लग गए हैं। ठीक। अगर आज पुराने टाइम में आर्यभट्ट था, अगर वो आज भी होता तो आज कहाँ बैठा होता? वो अमेरिका नासा में बैठा होता। ठीक है ना? वो वहां पे स्टडी करने चला गया होता, वहां पे पीएचडी करता, वहां पे खोज कर रहा होता। तो बात वही है। ओके जी, ये सोलर सिस्टम है, ये इसके आसपास ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। अर्थ के अंदर जो सबसे नजदीक का, सन का सबसे नजदीक है मरकरी, फिर वीनस आ जाता है, मार्स आ जाता है, जुपिटर आ जाता है। इस तरह से सैटर्न के आसपास ये छल्ले हैं, जिसको छल्ले, इसके आसपास ये। फिर सोलर सिस्टम में छोटी बॉडीज भी हैं। यहाँ पे अगर एक ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात हुई है, ड्वार्फ प्लैनेट, आपको पता होगा कि पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह माने जाते हैं। 9वां ग्रह जो है प्लूटो, वो यहाँ पे प्लूटो लिखा गया है, ये प्लूटो है। प्लूटो को अब बाहर कर दिया गया है। अब आपसे पूछो जनरल, क्यों भाई बाहर क्यों कर दिया गया? ये घूम तो रहा है पर अपनी एक्सेस पे नहीं घूम रहा है, साइज इसका जैसा भी है छोटा है। फिर इसी तरह से सीरस, यहाँ पे एक सीरस करके आया है ये, और इरिस ये। अब ये सारे ड्वार्फ प्लेनेट हैं। फिर एस्टीरॉइड्स होते हैं, मिटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। ठीक। अब ये मिटियोर्स अगर आप देखोगे कि तारा टूटता, कभी देखा है आपने? आप देखोगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कोई बाहर से चट्टान अंदर आ जाए तो वो ग्रेविटी के कारण खींची जाती है, पर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, वो जलनी शुरू, टेम्परेचर हाई हो जाती है, और वो नीचे गिरती गिरती पत्थर सा छोटा सा हो जाती है, कई बार ऊपर ही वो इवेपोरेट हो जाती है। इतनी वो इसमें हाइट प्रोड्यूस होती है मीटियोर्स। पुराने टाइम में ऐसे बहुत से पत्थर नीचे गिरते थे, तो उनके एविडेंसेस, वो लोग सोचते थे कि शायद अब इतना अगर ऊपर से ऐसी चिंगारियां सी निकल रही हैं, लाइट निकल रही है, तो फिर भारत में जो कह दिया जाता था कि शायद देवी देवताओं की कुछ युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है कुछ ना राक्षसों के साथ, तो वो एक मिथ की बात है, पर वो कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस पहले भी होते थे, लोग देखते थे उनको क्या हो रहा है। कॉमेट्स हैं, एस्टीरॉइड्स हैं, ये सारे के सारे एस्टीरॉइड बेल्ट अगर आप देखोगे, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टीरॉइड्स बेल्ट है, ये अर्थ के सॉरी सन के आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ओके। मार्स से पहले भी ये एक बेल्ट है, मार्स से पहले भी। तो उसमें जब इंडिया ने मार्स में मंगलयान भेजा, तो उसका प्रोविजन रख के भेजा कि अगर किसी पत्थर से स्ट्राइक कर जाए, टूट जाए, तो वो किस तरह से वो बचेगा। ठीक है। तो उसका प्रोविजन था। इसको अगर मार्स से अगर जुपिटर जाना है, जुपिटर के आगे भी चले गए हैं, तो अमेरिका ने, जो नासा ने भेजा है अपना, वो सोलर सोलर सिस्टम को भी क्रॉस किया है, तो उसको रास्ते में इस तरह से चट्टानें इस तरह से घूमती हुई मिली हैं, वो उनको कहते हैं एस्टीरॉइड्स। और कॉमेट्स, हेलीज कॉमेट, कभी सुना है, आया है, देखा है कभी हेलीज कॉमेट? नहीं शायद। एक पहले आता था एक बहुत बड़ा, वो 76 ईयर के बाद आता है, वो अर्थ सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 76 ईयर में, हेलिस कॉमेट कहते हैं, वो आसमान में ना नजर आएगा, तो उसके पीछे ना एक बड़ी लाइट की एक वो आती है, आपको नीचे से नजर आता है, तो उस टाइम पे देखा जाता है कि हेलिस कॉमेट आ गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं है कि हमें समझना आए। ये राशियां हैं, इनको 12 राशियां कहा गया है। तो हिंदी में इनके अलग नाम है, मेष, तुला, है ना, सिंह राशि ये। तो इसमें आता है कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नस, एक्वेरियस,
मीन, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी। ये सिर्फ भारत में ही नहीं देखी जा रही थी, बाहर ग्रीक लोग भी इस पे अपना मतलब उस वक्त देखते थे, और उन फिगर्स को, उन स्टार्स की जो फिगर्स थी, उनको वो किसी न किसी देवी देवता या किसी चीज से रिलेट करते थे। उनको इसको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। ये 12 हैं, तो साल में 12 के 12 घूम जाते हैं, साल में 12 घूम जाते हैं। इन 12 की वजह से ही 12 मंथ लिखे गए हैं, 12 मंथ्स, कि एक एक पीरियड, दूसरा, तीसरा, तो लगभग 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पूरा 12 तिया 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमता है। पहले ये माना जाता था कि ये कॉन्स्टेलेशन जो है चक्कर लगा रही हैं, ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो चक्कर लगा रही हैं, पर अब क्या पता लगा है कि हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है। अभी क्या पता लगा है? अर्थ घूम रही है। कुछ ये मैं पढ़ देता हूं इनको। ये कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी, नियरेस्ट प्लेनेट टू सन मरकरी, फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन नेपट्यून, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ वीनस। वीनस जो है ग्रीक नेम है, सुंदरता की देवी को वीनस कहा जाता है। ठीक है, पहले हमारे भी, हम भी कहा करते थे ना, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है। तो वो हमारी तब की, आज की साइंस के वजह से हम बात करने शुरू कर रहे हैं। तब हम भी ये सोचते हैं शायद वहां चांद पे कुछ है, कुछ रहते हैं देवी देव, जो भी जैसे भी हमारी इमेजिनेशन थी। पर अब चांद पे पहले अमेरिका गया था, अब इंडिया ने भी चंद्रयान भेज दिया है वहां पे। तो अब हमारी नॉलेज जो है कुछ और किस्म से हो चली गई है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, अगर आप सुबह सुबह देखोगे आपको एक तारा नजर आएगा। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है उससे पहले साथ में एक ब्राइट तारा नजर आएगा, दैट इज वीनस। ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन, सन के अलावा, अभी हमारे पास तो नजदीक यही है, पर इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्राइटेस्ट है साइरियस। प्लेनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट सैटर्न, कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपट्यून, हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस, हैवीएस्ट प्लेनेट जुपिटर, रेड प्लेनेट मार्स। मार्स का कलर रेड है, पर किस तरह से आज तो पता लगा ना रेड, पर पुराने टाइम में भी जो शास्त्रों में लिखा गया, मार्स को रेड प्लेनेट करके लाल वर्ण का ही लिखा गया। ठीक, तो उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी, ऑब्जर्वेशन वो उन्होंने बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, मतलब सीधा स्काई को वॉच करके रेड प्लेनेट देखा है। आजकल हमें ये ऑड लगता है। ऑड किस तरह से लगता है? क्योंकि आजकल अगर आप खुले मैदानों में चले जाओगे, वहां पे तो आपको स्काई नजर आएगा, सिटीज में स्काई नजर नहीं आता, इतना पोल्यूशन हो गया है, उतने ब्राइट तारे नहीं आते। अगर आप पहाड़ों के ऊपर जाओगे आपको मोटे मोटे स्टार नजर आएंगे, यहाँ पे स्टार भी नजर नहीं आते हैं प्रॉपर। ठीक है, एक तो लाइट है, लाइट की वजह से। दूसरा, जब पोल्यूशन इतना हो गया कि आपको पीछे कोरोना में जब था ना, तब स्काई क्लियर हुआ था, तब स्टार प्रॉपर नजर आने शुरू हुए थे। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट सैटेलाइट्स गैनीमेड, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डीमोस, ब्लू प्लेनेट अर्थ है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार वीनस है, अर्थ का ट्विन वीनस है, ग्रीन प्लेनेट नेपट्यून है, प्लेनेट विद रेड, बिग रेड स्पॉट जुपिटर है, ग्रेटेस्ट डायूर्नल टेम्परेचर मरकरी है। तो आपको ये सिर्फ पढ़ते हैं, याद करने हैं। एक बार आप इसको, आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप जब ना करंट अफेयर भी देखते हो तो आप देखोगे यार इसके में से शायद कुछ बन सकता है। करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप उसमें फिर आंसर कर सकते हो। चांद क्या घूमता है अपने एक्सेस के अबाउट? हाँ जी, अर्थ अपने एक्सेस पे भी घूमती है और सन के अबाउट भी घूमती है। चांद जो है वो सिर्फ अपने नहीं, बस चल रख दे, वो अपने एक्सेस पे नहीं घूमता। ठीक है,
तो इसलिए वो सिर्फ अर्थ के आसपास घूमता रहता है, हम सिर्फ चांद का एक ही फेस देखते हैं। अगर वो घूमता होता तो हम उसके दूसरे फेस को भी देखते। अभी जो चंद्रयान गया है वो उस फेस पे गया है जो नजर नहीं आता, जो पीछे है उसके, वो पोल जो है पीछे की तरफ है, वो नजर नहीं आता। तो ये चांद के बारे में अब इंफॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह से हो गई। ओके। फिर ये अगर आप देखोगे कि ग्लोब को इस तरह से डिवीजन की गई है, तो उसके अर्थ में दो पोल कहे जा सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर है, इक्वेटर से इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये हमारी इक्वेटर बन जाती है यहाँ पे, ये इक्वेटर आ गई। ठीक है। इक्वेटर के ऊपर और नीचे इसको डिवीजन की गई है। देखो ऊपर जाओगे 10, 20, 30, 40 ये। ठीक। अब ये आप आपके मतलब जनरल अवेयरनेस तो नहीं कहेंगे हम इसको। अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई ये किस तरह से लिया जाता है, ये इक्वेटर हो गई, इक्वेटर का सेंटर ले लिया यहाँ पे कहीं पे सर्कल का, यहां से 10 डिग्री एंगल बना दिया जाए, ये 10 हो गया, तो ये इसको 10 डिग्री एन लिख दिया जाएगा। इस तरह से जाते जाते पोल पे जाओगे तो वो 90 डिग्री है। ठीक है। तो इस तरह से ये अब इसको किया गया। इसमें दो तरह की लाइंस हैं, एक है लॉन्जिट्यूड्स और एक है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हैं जिसको याद करने के लिए जो लेटी हुई हैं। इक्वेटर लैटिट्यूड है। इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। तो यही है ना, एक 10 डिग्री ई नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से नीचे चली गई। ये सारी की सारी जो हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। पर इसको इस तरह से ऊपर से नीचे जैसे खरबूजे में फाड़ी आती है ना एक, उस तरह से जो लगी हुई हैं वो है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स भी कहा जाता है, लॉन्जिट्यूड। उनको मेरिडियंस भी कहा जाता है, उनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो लाइन पूरी की पूरी आ रही है यहाँ पे, ये इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। प्राइम मेरिडियन के अगर आप इधर देखोगे ये ईस्ट है, इस तरफ जाओगे वेस्ट है। तो हम प्राइम मेरिडियन, अगर हमारी पोजीशन क्या है, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में, और अमेरिका जो है वेस्टर्न पार्ट में है, वो वेस्ट है। ये मेरिडियन कहाँ से पास होती है? ये मेरिडियन पास होती है ग्रीनविच नाम की एक जगह है, ग्रीनविच। वो एक ऑब्जर्वेटरी है यूके में। तो वहां से 200 साल पहले, 300 साल पहले थी। तो पहले भी मैंने शायद आपसे स्कूल में हमें हमेशा एक साइड ही दिखाई गई है। ठीक है जी। अगर हम सोलर प्लेनेट के टॉप व्यू से देखें तब सन के पीछे सभी प्लेनेट रनिंग में, सभी प्लैनेट्स रनिंग में होते हैं, सारे प्लैनेट्स वैसे ही रनिंग में है। दिन में वैसे नजर नहीं आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से, पर वो सारे घूम रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। स्टार्स जो है वो भी, उनमें भी मूवमेंट है, पर एक रिलेटिव मूवमेंट ऐसी है कि अर्थ के जो जो अगर मूवमेंट के हिसाब से देखें वो बड़ी स्लो है। मतलब हम जो है ना फास्ट घूम रहे हैं कंपैरेटिवली, पर एक्चुअल में उनकी मूवमेंट भी हो रही है। सन भी मूव कर रहा है किसी यूनिवर्स में, किसी सेंटर के अबाउट सन भी मूव कर रहा है। ये पूरे का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये पूरे का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ओके। अभी इसके बारे में जितना जानना है उससे कई गुना ज्यादा अभी जानने को बाकी है। ओके। तो इस तरह से ये डिवीजन की गई हैं। तो इनको जो मेरिडियंस को भी
180 डिग्री इधर से घूम के जाएंगे तो ये पूरा 10 डिग्री 20 30 ये हम 50 60 इस तरह से ईस्ट ई लगा दिया जाता है, जैसे 90 डिग्री ईस्ट। और अगर आप पीछे को जाओगे तो उनके साथ जैसे 70 डिग्री वेस्ट इस तरह से लगाया जाता है। तो इसमें भी है ना, जैसे पॉइंट लोकेटेड एट 40 डिग्री, ये इसका 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट। तो कोई भी आप ग्रिड है, ग्रिड में आप पॉइंट को एलोकेट कर सकते हो, ये है। अब मेरिडियन प्राइम मेरिडियन है, पर अगर आप सोचोगे कि पुराने टाइम में कैसे पता लगता था कि पूर्व है या पश्चिम है, भारत में कैसे पता लगता था? पहले जो जो अगर आप उज्जैन उज्जैन में मंदिर है, एक महाकाल मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर है, एक रामेश्वरम मंदिर है, और एक इस तरह इधर हमारे कैलाश पर्वत है। ये सारे किसके मंदिर है? महाकाल के मंदिर हैं। ये कहा जाता है कि ये ना एक सीधी रेखा में है, एक लाइन में है ये। ठीक है, जैसे स्केल से आप एक लाइन लगा दोगे उस तरह से लाइन में है। उस लाइन के उधर पूर्व माना जाता था, उस लाइन के इधर जो है, अभी हम पंजाब में बैठे हैं ना, तो ये पश्चिम माना जाता था। ठीक है, ये तो उसकी पोजीशन कैसे वो स्टार के साथ थी, स्टार्स के साथ थी कि उन्होंने ये एलोकेट किया है। पर जनरली वो अब ज्ञान जो है वो छुप जाता है, तो बाद में सिर्फ वो चीज रह जाती है कि पूजा पद्धति या हो रही है, हमें नहीं पता। पर अगर नाम ही देखे तो उसका काल का मतलब होता है टाइम। महाकालेश्वर मतलब वो टाइम की गणनाओं के लिए मंदिर जो थे प्राचीन काल में बने थे। और किस तरह से उन्होंने एक सीधी रेखा में ये बनाए हैं, ये भी तारों की मूवमेंट से बनाए गए हैं, स्टार्स की मूवमेंट से बनाए गए हैं। और इनमें कई, मेरे ख्याल से सालों लगे होंगे, कई ऋषि मुनि लगे होंगे जिन्होंने इस पे स्टडी की होगी, तो उस तरह से एक पूरी बनाएगी। पर अब वही कॉन्सेप्ट उठा के ब्रिटिश में ये लगाया गया, और वहां पे उन्होंने ग्रीनविच अपने अपने पास से ले गए, ग्रीनविच। तो अब इसमें कुछ देखने वाली बातें हैं कि साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और इसमें 0 डिग्री पे तो ये आ गई हमारे पास। हम्म, ये 0 डिग्री पे ये आ जाती है हमारे पास इक्वेटर का 0 डिग्री। ठीक है, ये एक और लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको आप याद रखना, 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। ये भारत में लगभग बीच में से निकल के जाती है और भारत को दो हिस्सों में बांट करती है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे की तरफ साउथ हेमिस्फीयर है। और यहाँ पे एक एंटार्क्टिक सर्कल है। ऊपर जो सर्कल है दैट इज आर्कटिक सर्कल, वो है 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। नीचे का जो सर्कल है उसको कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल, वो भी उसके साथ 66 डिग्री 34 मिनट, बट उसके साथ एस लगा दिया गया है। ये अफ्रीका का कुछ पार्ट, लगभग आधा पार्ट जो नीचे है, और इसी तरह से साउथ अमेरिका से निकलता है, ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा साउथ हेमी स्फीयर में है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो नॉर्थ पोल और ये एक्सेस है, ये एक इमेजिनरी एक्सेस है, पर घूम रही है, तो उस हिसाब से लगाया गया है कि ये किस तरह से ऊपर नीचे घूमती है। सोलेस्टाइस, ये भी आपने पढ़ा होगा, जहां डायग्राम देखी होगी। अर्थ का जो एक्सेस है वो टिल्टेड है। ये इस तरह से अगर आप वर्टिकली देखोगे तो उससे ये टिल्टेड है, 22 डिग्री ये टिल्टेड है। ठीक है, क्यों टिल्टेड है?
ये नहीं कहा जा सकता क्यों टिल्टेड है। ठीक है, अगर आप इधर से भी देखोगे ये टिल्टेशन इस एक ही डायरेक्शन में रहती है, ये टिल्टेशन एक ही डायरेक्शन में। अगर आप कभी भी देखोगे इसके यहाँ पे एक स्टार नजर आएगा आपको, उसको पोल स्टार कहा जाता है या ध्रुव तारा, हम उसको ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं वो। ठीक है, देखा है कभी? जो आप अभी कहीं पुराने टाइम में जब रात को जाते थे तो वहां पे रात को डायरेक्शन कैसे पता लगती थी? पोल स्टार, वो पोल स्टार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे। इसका मतलब उनके राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट होगा और उनके पीछे साउथ होगा, अगर उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो रात को इस तरह से डायरेक्शन पता की जाती थी। और भी पता है आपको रात को कैसे पता लगता था कि आधी रात पूरी हो गई है? हाँ जी, आप बताओ सर, अगर आपको पता हो। ये एक जगह ही, अच्छा सेंटर पे आ जाता था। हम नहीं पता कर सकते उसको कि, पर ना उस वक्त लोग जो थे ना, अगर हो सकता, अगर शायद आपकी दादी को भी ना पता हो, वो पता कैसे करते थे? कुछ ऐसा पॉइंट था उनका। सिस्टम क्या है, हमारी जैसे ही आधी रात ओवर हो गई तो हमारा जो सांस चलती है ना, जो या तो लेफ्ट से चलती है या राइट से चलती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है। जो हमारी बॉडी में ना, वो देखते थे, वो जब रात को उठे अगर उन्होंने देखा कि इधर वाली चल रही है, अब मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ कि लेफ्ट चल रही है या राइट, इड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है। अगर इड़ा चल रही है तो अभी आधी रात नहीं हुई, पिंगला चल पड़ी आधी रात कंप्लीट होगी। ये सिस्टम है। ठीक है, जिसको आज साइंस आज भी इसको खोज कर रही है, अभी नोबेल प्राइज मिला कि जो सनलाइट है, हाँ जो सनलाइट है, हमारी जो बॉडी है ना वो सन की लाइट से डायरेक्शन लेती है। जैसे ही आजकल क्या है कि आप रात को जाओगे, आजकल कितने 7 बजे अंधेरा हो जाता है। 7 बजे अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल पीछे मंदिर है हमारे ना, इसे इंस्टीट्यूट के पीछे मंदिर है। 7 बजे वहां पे आरती शुरू हो जाती है, घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कहोगे कि 7 बजे ये क्यों होती हैं? वो उस वक्त सूरज छुप रहा होता है, ढल रहा होता है उस टाइम पे। अगर आप वहां गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में वहां पे रहरास का पाठ शुरू हो जाता है। तो वो जो संध्या का हो गया, इसी तरह मॉर्निंग का हो गया। तो वो क्यों है? पहले जो हमारा सिस्टम था वो सूरज के साथ ही था। लोग खाना भी सूरज ढलने से पहले खा लेते थे, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में खाना पकाना सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। सूरज ढलने से पहले पहले ही खा लिए जाते थे। पर चलो, पर अब आ गई लाइट। अब रात को हम 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, 1-2 बजे तक लाइट में बैठते हैं तो हमारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। पर अब हमारी उस बॉडी उसके अकॉर्डिंग डेवलप करती है। पर अगर आप कभी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे लाइट नहीं है, तो आप जैसे ही सूरज ढलेगा आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सूरज उगने वाला होगा ना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको आप जागना शुरू कर दोगे, आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। पक्षियों को भी होती है, सभी को होती है जो लाइट में नहीं रहते। उसका रीजन क्या है कि जब लाइट के साथ जैसे ही सूरज की रोशनी आनी शुरू होती है ना, तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमारी बॉडी की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल दे देती है कि कार्टिसोल, कार्टिसोल में क्या है कि आपको सुबह सुबह अगर सोओगे ना, आपको डरावने सपने आएंगे, टेंशन वाले सपने आते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह वो कार्टिसोल आप नहीं कर रहे, आपका कार्टिसोल जनरेट हो रहा है, वो आपको कह रहा है कि उठ, काम करना है, काम करना है। तो प्रिपरेशन कर रही है, नेचर प्रिपेयर करती है आपको। और रात को जब आप सोओगे, जैसे ही अंधेरा होगा तो आपके अंदर वो हार्मोन जनरेट होने शुरू होंगे, केमिकल्स जो आपको सुलाते हैं।
तो अंधेरे में आपको वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। इसलिए दो संध्याएं कही गई पुराने पुराने टाइम में, एक मॉडर्न सुबह की और एक शाम की। उन संध्याओं पे आपके हार्मोन्स जो है ना इस तरह से चेंज होते हैं, मतलब सूर्य तो अपनी पोजीशन चेंज कर ही रहा है, आप भी चेंज करते थे। आप उस टाइम पे अपने आप को, जब सुबह उठना है, सुबह आपका कार्टिसोल क्या करता है, सुबह आपका कार्टिसोल आपको टेंशन दे रहा है, तो आप किसी तरह से विचार से अपने कार्टिसोल के जो टेंशन है उसको रिलीव करते थे आप। आपको रिलीव, जैसे भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी, सैर कर ली, ये कर लिया, कुछ किया मॉर्निंग में आपने, वो जब शाम को, जब दिन एंड होना है, तो आपका माइंड फुली दिन में चला हुआ था, तब आप विचार से अपने आप को फिर से शांत करते थे कि अब सोना है। ठीक है, दो संध्याएं होगी, चाहे गुरुद्वारे मंदिर में, चाहे जहां भी बैठ के आप, वो अपनी पद्धति है कि किस तरह से अपने मन को शांत कर रहे हो, पर शांत करते थे। पर अब वो चीज निकल गई है। अब साइंटिस्ट या वगैरह साइकेट्रिस्ट के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप मॉर्निंग में उठो, जब उठते हो तो आप अपना डे प्लान करो। अब इस तरह से किया जाता है कि आपका माइंड उस वक्त डे प्लान, आप जब शाम को गए हो तो फिर से आप अपनी प्लानिंग को देखो, नेक्स्ट डे प्लान कर लो, पिछला दिन कैसा बीता उसको आप रिकॉर्ड कर लो, सो दैट आपका माइंड रिलीव हो। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो, मतलब क्योंकि अब टाइम भी बदल गया है, ऐसा नहीं है कि अब हम सूर्य के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि नौकरियां करनी है, हम अब ग्लोबल वर्ल्ड बन गए हैं, तो उस तरीके से ये इस तरह से झुका हुआ है। जून 20 और 21 जी, योग, वर्ल्ड योग डे कब होता है? जून 21 को होता है। उस टाइम पे समर सोलिस्टिस होता है। जो उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, गर्मी के दिन होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ठंड के दिन होते हैं। इसलिए दिसंबर में, जब दिसंबर 22 आती है ना, तो हमारे यहाँ पे हो जाता है विंटर सोलिस्टिस, और ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है समर। वहां पे फिर समर वेकेशन होती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है, तो वो फिर घूमने इंडिया में कब आते हैं? दिसंबर में, क्योंकि वहां पे गर्मी की छुट्टियां हो चुकी होती हैं, फिर वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो ये है ऑटमन इक्विनॉक्स, और ये है वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स जो है 2021, और सितंबर ऑटमन इक्विनॉक्स जो है ये इधर चली गई 22-23। हमारे नवरात्रे कब, कितने आते हैं? 2 बार आते हैं ना नवरात्रे। वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, ये तो फिक्स कर दी गई है ना, फिक्स। अब वो लगभग इन्हीं डेट्स के ऊपर आसपास आते हैं। ठीक है, उस वक्त वो, क्योंकि वो ऋतु के अनुसार या जिस तरह से भी उनकी गणना है, जो सर्दी से गर्मी ट्रांसफर होती है या गर्मी से सर्दी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो नवरात्रि रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो व्रत में क्या है कि वो 9 दिन व्रत रखते हैं। तो इसको अगर हम स्पिरिचुअल भी देखें एस्पेक्ट, तो दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट है कि बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है। तो डिटॉक्स होने से क्या, अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती, तो आप देखोगे मेजॉरिटी लोग जो है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, वो बुखार आना शुरू हो जाता है, उनको सर्दी गर्मी कुछ ना, छींके आनी शुरू, गला खराब होना, खांसी, ये। तो अगर आप डिटॉक्स करते हो, तो पहले पुराने टाइम में क्या था, वो डिटॉक्स हो गए। दूसरा, आपका जो माइंड भी है, जब आप व्रत रखते हो, तो अब भूखा है, पेट भूखा है, पूरी कंसंट्रेशन अब ब्रेन में है। तो ब्रेन में अगर आजकल क्या करते हैं कि व्रत रखा है और घूम फिर रहा है, तो पुराने टाइम में क्या था, व्रत रखते हैं तो वो भगवान के ही काम कुछ करते हैं, मंदिर का काम करना है, ये करना, वो करना, मतलब भगवान का नाम जपना, कुछ ना कुछ उसमें चलते थे। तो वो माइंड को सूद करता था, माइंड को सूद करता है। आप व्रत रखो और भगवान का नाम ना लो, तो आपके लिए व्रत जो है आपको परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि एक तो भूखे हो और दिमाग में गुस्सा है। होता है ना घर में, कभी कभी होता है कि क्या होता है कि घर में लड़ाई हो गई, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, तो मम्मी ने खाना छोड़ दिया,
अब पहले से ही तो मम्मी जब खाना छोड़ देगी फिर क्या होगा, वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर देगी। वो है माइंड में अब ब्लड का फ्लो ज्यादा हो रहा है, पेट से निकल गया है, तो इसलिए वो बुड़बुड़। तो इसलिए कुछ हमारे जो पीछे सिस्टम बने थे वो इसी तरीके से बने हुए थे। इक्विनॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे दिन इक्वल होता है, जितने अगर 12 घंटे का दिन है 12 घंटे की रात होगी। जब यहाँ पे समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि जो दिन है वो मैक्सिमम होगा, दिन की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी और रात छोटी होगी। कब, 21 जून को जब वर्ल्ड योग डे रखा गया ना, वो इसी के ऊपर रखा गया। और दिसंबर में जब जाओगे 21 22 को, उस दिन दिन जो है वो सबसे ड्यूरेशन में सबसे छोटा होगा और जो रात होगी वो सबसे बड़ी होगी। और उसके बाद फिर वो चेंज हो जाता है। पहले यहां से जाएगा तो दिन जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया, और यहां से आगे जाएगा दिन जो है फिर से इक्वल होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से सर्कल चलता रहता है। तो ये इक्विनॉक्स, सोलिस्टाइस, ये अब आपको समझ में आ गए? ठीक है, आराम से इसको ना, मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, डायग्राम भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी, ये है मेरिडियन हमारी, जो कल भी हमने किया था। तो फिर थोड़ा सा मेरे मेरे माइंड में आया, क्योंकि बुक से कल पढ़ रहे थे, बुक से बातें तो वो ही है, पर इस डायग्राम से आपको समझ में ज्यादा आता है। 12 स्टूडेंट ऑनलाइन हैं। ओके जी, लवप्रीत सिंह ऑनलाइन। ओके जी, जो भारत का जो ये क्या है, लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री, ये रन ऑफ कच्छ, कच्छ से गुजरता है, और ये अंडमान में इधर से 97 डिग्री है। पॉइंट्स में है पर अप्रोक्सीमेशन में लिखा है 97। भारत में इन दोनों प्लेसेस में 2 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले निकलता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे एक 82 डिग्री एंड हाफ जो बिल्कुल इसके बीच में से निकल रही है, इसको हमने अपनी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। इंडियन, तो इस पे क्वेश्चन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का मतलब हम ईस्ट की तरफ हैं। हम जीएमटी मतलब लंदन से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मतलब यहाँ पे अगर सूरज निकला है जितने बजे, तो 5.5 घंटे बाद लंदन में सूरज निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये एक सिटी है इलाहाबाद के पास, मिर्जापुर छोटे सा सिटी है, उसमें से ये पास होती है। ये फैक्ट्स अबाउट अर्थ। एक अर्थ ही है अभी तक ऐसा प्लेनेट जहां पे पानी है, जहां पे पानी है। तो अभी खोज कर लिया है, मंगल ग्रह पे भी गए हैं, चंद्रमा पे खोज हो रही है, चंद्रमा पे भी इसी चीज की खोज हो रही है कि शायद वहां पे पानी है, कि अंदर शायद वो बर्फ है या कुछ है, किसी तरह से पानी है। कहीं पे भी नहीं मिला है। तो इसलिए अब लोगों का मतलब साइंटिस्टों ने इतनी रिसर्च करने के बाद अब ये सोचा है कि भाई अर्थ को बर्बाद नहीं करना क्योंकि और कोई प्लेनेट नहीं है जहां पे आप जाके रह सकते हो। तो ये एक नेचर ने दिया है, प्लेनेट दिया है, तो इसके ऊपर पानी है और लाइफ के लिए सारी जो जो जरूरत है वो। इसमें इतनी आज साइंस ने रिसर्च की कि अगर ये थोड़ा सा साइज छोटा होता अर्थ का, जब बड़ा होता तब भी लाइफ नहीं होनी थी। सन के थोड़ा सा नजदीक हो जाती या थोड़ा सा दूर हो जाती तब भी लाइफ नहीं होनी थी। ये एक चांस बना है कि एक इस जगह पे ऊपर लाइफ के लिए जो कह सकते हैं कि एक लाइफ के लिए एक कंडीशंस बनी है, अदरवाइज नहीं। इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा गया है। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट इसलिए
अगर आप कभी, आजकल तो बड़ा मतलब इजी हो गया है, ए, आप YouTube पे जाओ, नासा के या नासा की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे डायरेक्ट वहां का बाहर की स्पेस से जो अर्थ की फोटो ले रखी है, मूवीज मतलब क्लिप्स हैं, वो मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। वहां पे ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का। आप चांद पे होगे तो जैसे यहाँ पे नजर आता है ना चांद निकला है, तो वहां धरती निकलती है, ऊपर से घूम के चली जाती है। ठीक, हो सकता है साइंस जो डेवलपमेंट कर रही है, आप जब आज से 30-32 साल पहले, जब मतलब आप रिटायरमेंट के एज में जाओगे, उस वक्त लोग वहां पे, जैसे अभी कनाडा चले गए हैं, कनाडा से फिर मामा जी आते हैं, फिर चंदा मामा से मामा जी आया करेंगे छुट्टियों के लिए यहाँ पे। इस तरह से ये सोच रहे हैं कि इतनी, पर उसमें पॉसिबिलिटी बनती जा रही है कि वहां पे आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जैसे एक डोम टाइप बना लिया जाएगा, डोम के अंदर एयर जो है फैसिलिटेट की जाएगी, उसमें रहेंगे। पर यहाँ पे नेचुरली एक डोम बना हुआ है। ये डेंसेट प्लेनेट है, सभी में से सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है। अर्थ का एरिया जो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन 149 मिलियन किलोमीटर है, 149 मिलियन किलोमीटर है। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ अर्थ के बारे में, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, पर हमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस में जाना है, तो उसके लिए एक टर्म कई बार आपके एग्जाम में आती है, पेरीहीलियन। हीलियन का मतलब होता है सूर्य, और एपीहीलियन, ये सन के आसपास एक एलिप्टिकल शेप में घूमती है, अंडाकार शेप में। इसके दो सेंटर बनते हैं। अगर यहाँ पे सन है तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसको एपीहेलियन डिस्टेंस कहा जाता है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को पेरीहीलियन डिस्टेंस कहा जाता है। जनवरी के आसपास ये 91 पेरीहीलियन पे आ जाती है, जुलाई के आसपास ये दूर होती है। पर आप ये भी देखो, दूर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे जुलाई के मंथ में गर्मी होती है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो अर्थ टिल्ट हो गई है उस तरफ, टिल्ट तो है ही है, पर हमारा जो फेस है अब अर्थ के सन की तरफ हो गया है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 91.4 मिलियन माइल्स है, बार बार पढ़ोगे आ जाएगा, पर आपको इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि कौन सी फिगर कितना की होगी। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, कोई स्टूडेंट, एनडीए के एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी फिगर आती हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो कैंडिडेट ही +2 का पास होता है, अभी 10th में किया होता, तो उसको क्वेश्चन भी फिर उसी रो में आते हैं। अर्थ की रोटेशन, अर्थ की रोटेशन अगर यहाँ पे देखोगे, ये सन शो कर रखा है, और ये अर्थ है। अर्थ अर्थ अपने आसपास, अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो उसको रोटेशन कहा जाता है। तो वो अगर घूमती है तो वो किस डायरेक्शन में घूमती है? अब आप देखोगे सूरज निकलता है ईस्ट टू वेस्ट। अब बस में जाते हो ना, अगर आप आगे जा रहे हो, पेड़ किधर को जा रहा होता है? पीछे। वो रिलेटिव लगता है, वो मूव नहीं कर रहा होता है, पर हमें रिलेटिवली लगता है कि वो पीछे जा रहा है। तो अगर सूरज जो है वो ईस्ट से इधर को वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमारी जो बस है, मतलब हमारी अर्थ है, वो किधर जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इससे जब अर्थ घूमती है तो विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है, ओशन करंट्स चेंज होते हैं इसके ऊपर, वो आगे हम देखेंगे। फिर एक राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे, हर रोज ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है या समुद्र का पानी नीचे फॉल हो जाता है। ठीक है, टाइड्स आते हैं। फिर अर्थ रेवोल्यूशन है, तो अर्थ रेवोल्यूशन जो है वो सन के अबाउट है। कितना टाइम लगा देती है? 365 डेज लगाती है।
और इसमें सारे चेंज ऑफ सीजन आते हैं, गर्मी सर्दी ऑटम वगैरह सारे आ जाते हैं। तो ये भी विंड बेल्ट को शिफ्ट करती है, विंड बेल्ट। आगे देखेंगे क्या है विंड बेल्ट। धरती अपने एक्सिस के ऊपर कितने टाइम में घूमती है? 24 आवर्स में चक्कर लगा देती है। इसके आसपास चंद्रमा घूमता है, चंद्रमा कितने दिनों में लगाता है? 28 डेज में वो पूरा करता है लगभग। ठीक है, 28 डेज में। सन भी अपने घूम रहा है, वो 27 डेज का है। ठीक है, वो 27 डेज का है। वो अपने एक्सेस पे भी सन भी घूम रहा है। ठीक है, तो अब सन अपने एक्सेस पे ही नहीं घूम रहा है, वो यूनिवर्स में किसी पॉइंट का भी चक्कर लगा रहा है, वो भी चक्कर लगा रहा है किसी का। ठीक, तो वो सारा। अब इस पे भी मतलब ये आपको याद रखने हैं। तो हमारी बॉडी पे किस तरह का इफेक्ट है, कैसा नहीं है, वो सारा इन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग भी होता है। ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो कब आता है? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। तो अर्थ की जो शैडो है वो मून को ढक देती है, और उस दिन फिर क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण। और ये फुल मून डे, पूर्णमासी के दिन ही आता है। आपको पता है कि ये, हाँ जी 13 स्टूडेंट्स, वेलकम जी, 13 स्टूडेंट्स हैं बैठे। ये जो फुल मून डे, आपको पता है कि पुराने टाइम में कितनी छुट्टियां होती थी? आजकल तो संडे को छुट्टी होती है, कई जगह सैटरडे संडे 2 छुट्टियां होती हैं। पुराने टाइम में तो कोई ऐसा नहीं था। तो कब छुट्टी करते थे लोग? 2 दिन, एक पूर्णमासी जिसको पूर्णिमा कहते हैं, और दूसरा अमावस्या। अमावस्या को छुट्टी होती थी, मतलब उस दिन लोग रेस्ट करते थे। योग जो है ना, योग उन 2 दिनों पे योग नहीं किया जाता था। पूर्णमासी, पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं किया जाता था। ठीक है, तो आजकल भी जो पुराने गुरुद्वारे हैं ना, वहां पे पूर्णमासी और अमावस्या मस्या, मतलब वहां पे प्रोग्राम होते हैं। और एक संक्रांत है, संक्रांति है, मंदिरों में भी ऐसा ही है। तो वो वहां पे इस तरह से था। ठीक, क्या? 2 छुट्टियां थी, नहीं 2 छुट्टियां, अमावस्या और महीने की 2 छुट्टियां होती थी जब योग नहीं किया जाता। कर तो आप कभी भी कर सकते हो, पर पुराना सिस्टम बना रखा था अमावस्या, और जो उसमें योग को छुट्टी कर दी जाती थी, या आसन नहीं किए जाते थे, या फिर सिर्फ ध्यान किया जाता था। ध्यान किया जाता था, आसन फिजिकल जो थी वो बॉडी को रिलैक्स कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब ये सारा हमारा पहले पुराना सिस्टम इस तरह से है। तो ये फुल मून डे, जो फुल मून डे को ही ल्यूनर इक्लिप्स आता है, पर हर फुल मून डे पे ये ल्यूनर इक्लिप्स नहीं होता। उसका रीजन है, उसका रीजन है कि जो अर्थ जिस ऑर्बिट में, जिसमें घूम रही है ना, मान लो हाथ पे ये इस तरह से घूम रही है, अर्थ का जो, अर्थ की अपनी मूवमेंट है ना, वो 5 डिग्री पे है। मतलब इस प्लेन से अर्थ है, क्योंकि अर्थ का एक्सेस भी टिल्टेड है ना, वो 5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ की जो मूवमेंट का एक्सेस है और जो उसकी रेवोल्यूशन का एक्सेस है वो 5 डिग्री पे है। इसलिए हर मून डे पे ये नहीं आता, पर किसी किसी मून डे पे जो चंद्र ग्रहण आता है। ठीक, तो इसमें दो दो टर्म आई हैं। अम्बरा जो शेडो पोर्शन है, पिनम्बरा वो जो शेडो वाला पोर्शन नहीं है, जिसमें मतलब शेडो वाला पोर्शन जैसे मैं कहेंगे कि ना तो लाइट है पूरी, ना फिर वो बिल्कुल डार्क है। सोलर इक्लिप्स, अगर आप सोलर इक्लिप्स की बात करोगे तो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ और सन के बीच में ये मून आ जाता है। अर्थ
और ये लगभग जब अमावस्या का दिन होता है तब होता है, अमावस्या के टाइम पे तब होता है। तो एक स्टोरी आती है, मतलब कथा है कि जब लड़ाई चल रही थी, महाभारत की लड़ाई चल रही थी, अभिमन्यु को मार दिया गया था और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा कल, नहीं मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, मतलब सुसाइड कर लूंगा। तो नेक्स्ट डे तो जयद्रथ को कहीं दूर भेज दिया, छुपा दिया कौरवों ने, तो छुपा दिया। अब अर्जुन ढूंढ रहा है, उसको बिजी कर दिया, शाम हो गई है। तो शाम के वक्त एकदम से जो सन है वो छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, वो जयद्रथ निकलता है, बाहर निकलता है, वो कुछ मोमेंट के बाद वो सन फिर से आ जाता है, तो अर्जुन उसको मार देता है। ये स्टोरी है, वो सूर्य ग्रहण की स्टोरी है। सूर्य ग्रहण लगता है, पर उस वक्त कहा गया इस तरह से कि भगवान कृष्ण ने छुपा दिया, पर वो सूर्य ग्रहण जो था, सूर्य ग्रहण, उस सूर्य ग्रहण से लगाया, अंदाजा लगाया गया कि वो जो सूर्य ग्रहण या नक्षत्रों की जो पोजीशन थी, तो वो उससे पता लगा कि लगभग जो महाभारत काल जो था वो शायद 5200 ईयर पुराना है, आज से 5200 ईयर्स पुराना है। और रामायण के काल जो है वो उससे भी थोड़ा सा 2500 साल पीछे चले जाओ, 7500, इस तरह से है, कुछ इस तरह से। कितना सच है या कितना झूठ है ये तो साइंटिफिकली अब बात होती है, पर जो आजकल आता है वो ये है कि इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा कितनी पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था, क्योंकि नक्षत्रों की जो पोजीशन है प्लेनेटरी, जो रामायण भारत महाभारत लिखे जाते थे तो उसमें एक कुंडली बना दी जाती थी कि भगवान राम की कुंडली क्या है, तो नक्षत्रों की पोजीशन बता दी जाती थी। तो वो नक्षत्रों की पोजीशन आजकल आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे आप पता कर सकते हो कि ये नक्षत्रों की पोजीशन कब बनी होगी। तो वो टाइम निकलेगा ना कि तब होगी, तो वो लगभग उस टाइम की होगी। ठीक है, ओके जी। तो ये अमावस्या को होती है जी सूर्य ग्रहण। चांद के कितने फेसेस होते हैं? चांद के कितने फेसेस होते हैं? 14 कलाएं कहा गया है। 14 दिन बाद, 15 दिन बाद अमावस्या इस तरह से होती है, 14 कलाएं हैं। तो देखो, जब यहाँ पे आया न्यू मून या बिल्कुल अमावस्या कहा गया है, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, जो जिसको आप भगवान शिव के ऊपर, सिर के ऊपर का जो मून है वो ये है, क्रेसेंट मून है। ठीक है, ऐसा ही है ना। और जो मुसलमान का जो चिन्ह है उसके ऊपर मून बना है और स्टार बना है, वो ये क्रेसेंट मून है। ओके, और ये फुल मून इधर है, जब बिल्कुल पीछे चला गया है फुल मून। तो अब आपको सीधा ही समझ लग जाएगा, फुल मून के ऊपर चांसेस हैं कि चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि वो पीछे चला गया, अर्थ बीच में आ गई है। और न्यू मून के टाइम चांसेस है सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि अर्थ के और सन के बीच में न्यू मून आ गया है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर इस तरह से ये है। ठीक है, तो इसको आप मतलब अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो इनको। अब आता है कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है। इंटीरियर, इंटीरियर स्ट्रक्चर पुराने टाइम में इसको पाताल लोक कहा गया है, पाताल लोक। ठीक है, पाताल लोक। दूसरा ये भी है कि जमीन के अंदर को जाने को पाताल यही कहा जाता था। ऊपर आकाश लोक, और जहां पे हम रहते हैं वो मृत्यु लोक, इसको इस तरह से भी कहा गया है। तो पहले भी लोगों को कुछ ये तो पता था कि नीचे से लावा निकलता है, गर्म लावा है नीचे, कुछ ऐसा आइडिया था। पर इन जनरल जिन्होंने पता होगा वो, तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर को दोनों को मिला दिया जाए, ये कोर ही है। ये दोनों पोर्शन जो हैं ये कोर ही हैं, ये वाले, ये तो कोर ही है, आउटर कोर
और इनर कोर, इसके ऊपर है मेंटल, उसके ऊपर है क्रस्ट। जो क्रस्ट है उसमें जितने भी माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियंस, सीज, लेक्स, जो धरती का है सारा कुछ वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर। इसकी जो थिकनेस है दे रखी है वो 8 to 40 किलोमीटर है। 8 टू थिकनेस जो है 8 to 40 किलोमीटर। जब आप समुन्दर के नीचे सतह पे जाओगे, वहां अब नीचे फिर खुदाई करोगे तो वहां पे क्रस्ट थिन है, मतलब वो 8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रस्ट जो है ज्यादा हो जाती है। तो 8 to 40 किलोमीटर की ये नीचे की तरफ खुदाई करोगे तो वहां क्रस्ट है, दैट इज क्रस्ट। उसके बाद नीचे लगभग 2900 किलोमीटर नीचे और जाओगे तो 40 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं रहा 29 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से। ठीक, 100 किलोमीटर का मतलब है आप इसके सेंटर तक नहीं पहुंचे, और पूरी की पूरी हिमालय रेंज वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग ही है, वो नीचे चली जाएगी। मतलब अगर उसको आप नीचे इस तरह से भेजो तो वो पूरी कहा जाती है। तो ये 2900 किलोमीटर है। उसके बाद फिर अंदर का जो है कोर आ गया। कोर में इनर कोर और आउटर कोर आ जाते हैं। इनर कोर जो है वो फर्दर फिर 2250 किलोमीटर की है, और जो इनर कोर है उसका रेडियस 1300 किलोमीटर का है। इस तरह से लगभग जो हम अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर का लगभग बन जाता है। ओके, कोर जो है, कोर में आयरन और निकल अलॉय नीचे से है, नीचे। तो जब लावा निकलता है नीचे से, उससे जो चट्टानें बनती हैं वहां पे लोहा मिल जाता है, आयरन ओर्स मिलती हैं। इसीलिए जो प्लेट्यू है ना हमारा दक्षिण का पठार है, वहां पे क्योंकि वो पहले लावा से ही बना हुआ है, उसमें मिनरल्स मिलते हैं। मेंटल जो है उसमें सिलिकेट रॉक्स हैं रिच ऑफ आयरन मैग्नीशियम। तो मेंटल जो ये वाला पोर्शन ये भी आ गया। तो नीचे मिनरल्स वगैरह इसी तरह से मिलते हैं। और ऊपर का जो क्रस्ट है, क्रस्ट में भी एक छोटी सी लेयर ऊपर की है जो जिसपे हम जिसमें मतलब पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं। बाकी तो नीचे मिट्टी जो है वो नहीं है, इसीलिए एलुवियल सॉइल कहा जाता है। जो पहाड़ों से नीचे आती है ना, वो एलुवियल सॉइल है। अर्थक्वेक मूवमेंट्स। अब अर्थक्वेक मूवमेंट्स की बात करें जी। अर्थक्वेक मूवमेंट जहां पे जनरली कहाँ पे आता है, आप देखोगे लास्ट एक तो नेपाल में आए हैं बड़ा भूकंप, और याद होगा एक गुजरात में आया, और एक अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में भी आपके सुना होगा पीछे, जम्मू और कश्मीर में भी एक बड़ा भूकंप आया था। तो भूकंप जहां पे आता है ना, वो धरती के नीचे प्लेट्स जो हैं वो कहीं पे एक सेंटर बनता है, उसको कहा जाता है फोकस और हाइपोसेंटर। और उसके ऊपर यहाँ पे लोग जहाँ रहते हैं दैट इज एपी सेंटर। तो ये कहा जाता है कि जहाँ पे दिल्ली में झटके या चंडीगढ़ में झटके महसूस किए गए, पर उसका शायद एपी सेंटर ईरान में, अफगानिस्तान में कहीं पे और था, तो दूर था। वहां पे अफगानिस्तान में या किसी में आया तो वहां पे तबाही होगी। यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे जैसे सपोज हम यहाँ रह रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है कि हम उससे कितनी दूर हैं। और ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। इसको रिक्टर स्केल पे मानना, रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल पे आर RCH कहा जाता है। अगर 8 पे है तो तबाही होती है। 8 से ऊपर का रिक्टर स्केल अगर शो हो जाता है तो वो तबाही कर देता है। ठीक है, जो गुजरात में आया था वो 8 रिक्टर स्केल से ऊपर का था। 10 हो गया वो बहुत ज्यादा होता है। जनरली अगर 2 रिक्टर स्केल पे है तो वो हमें हल्के हल्के से झटके लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता, बिल्डिंग्स नहीं गिरती। इसमें एक पॉइंट आता है फॉल्ट। ये है फॉल्ट, ये जो लाइन है ना,
इसको येलो कलर से अगर करें या रेड से शो कर, ये रिक्टर, ये है फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट है कि हमारी प्लेट्स में कई बार डिस्टेंस होता है इस तरह से, ये दो प्लेट्स हैं, तो जब मूवमेंट होती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर सरकती है, तो वो जो प्लेन है ना, एक प्लेन और दूसरी प्लेन के बीच में जो डिवीजन है उसको फॉल्ट कहा जाता है, उसको फॉल्ट कहा जाता है। उसका फॉल्ट के ऊपर क्या है? मूवमेंट, जो प्लेट्स की नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में मूवमेंट करती हैं। ओके जी, ये हो गया हमारा अर्थक्वेक मूवमेंट्स। नेक्स्ट है वॉल्केनोस। वॉल्केनो तो ज्वालामुखी या नाम ही ज्वालामुखी है, ठीक। तो ये देखो नीचे ये लावा है, इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। मैग्मा, पिघली हुई, इतनी हीट है इसके अंदर, हीट है, ये पिघला हुआ है, जिसमें मतलब ये पत्थर है ना, पत्थर चट्टान, लोहा कितने डिग्री पे पिघलता है? 1400 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब 1200 1300 पे वो पिघलता है। पर ये ईंट जो है वो 3600 तक चली जाती है, ईंटें, ठीक है। ये पता नहीं कितना है, ये अभी भी मतलब इसमें ईंटें मिट्टी सब पिघली हुई होती है, चट्टानें पिघली हुई होती हैं इसमें। यहां से ये एक वेंट बनता है, ये ऊपर की तरफ निकलता है, और ये लावा यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है, फिर जम जाता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर बहता है, निकलता शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये पहाड़ की शेप में बन जाता है। जो हिमालय पर्वत है वो लावा से बना हुआ पहाड़ नहीं है, हिमालय पर्वत, ठीक। वहां वो बना हुआ है जब दो चट्टाने, दो मतलब प्लेट्स आपस में टकराई तो ऊपर उठ गई, ये हम आगे देखेंगे किस तरह से। तो यहां से फिर ऊपर स्टीम, ऐश, क्लाउड, ये सारा कुछ निकलता है, ये सारा इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन होती है। नीचे मैग्मा चैम्बर है, इसमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी हमें नहीं चाहिए, पर अब हमें पता है कि इस तरह से पहाड़ भी बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। ये जो वॉल्केनो है, ये तीन तरह के वॉल्केनो है, एक तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो है जिसमें अभी भी जो लावा निकलता है, अभी भी निकलता है। डोरमेंट वो है जिसमें ऊपर प्लग हो गया, मतलब वो पर नीचे अभी भी लावा है, डोरमेंट, सोया हुआ। डोरमेंट का मतलब सुषुप्त अवस्था, सोया हुआ, वो निकल सकता है, कभी भी ऊपर निकल सकता है, पर अभी सोया हुआ है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जिसके अंदर का बॉल जो है वो खत्म हो गया है, मैग्मा खत्म हो गया, जम गया है, ठंडा हो गया है, वो अब नहीं निकलेगा। माउंटेन्स की बात हुई थी, एक तो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं कि लावा निकला उससे। देखो इसमें इधर तो शो किया गया, इधर देखो उससे जो वॉल्केनो इस तरह से ऊपर लावा से माउंटेन्स बन गई हैं। एक है ब्लॉक माउंटेन्स। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकराई इस तरीके से, जैसे हिमालय पर्वत है, तो दूसरी प्लेट, पहले ये तिब्बत की जो प्लेट थी वो पहले से ही थी, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। जो प्लेट टूट के कहां से आई है? अफ्रीका से, जो साउथ इंडिया की जितना है प्लेट्यू, तो वो यहाँ पे टकराया और इस तरह से ऊपर उठा। ये अभी भी ऊपर उठ रही है, अभी भी। इसलिए हिमालय को न्यू माउंटेन्स कहा जाता है, यंग माउंटेन्स कहा जाता है। इसी तरह से डोम माउंटेन्स है कि अंदर से कुछ प्रेशर ऐसा प्लेट्स का बना कि वो ऊपर की तरफ उभर गया,
और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक तो ये निकल गया, पर उसके साथ इस तरह से और छोटी छोटी माउंटेन्स भी नीचे बन गई। ये डोम माउंटेन्स है, नीचे से ऊपर उठने से। फोल्ड माउंटेन्स, जो फोल्ड हो गया, मतलब एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से, और ऊपर से इस तरह से फोल्डेड शेप में हुई। ठीक, ये अर्थ जो है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको अगर आप एग्जाम्पल में समझना चाहते हो, तो जो दूध के ऊपर मलाई है ना, ये धरती की सरफेस उस तरह से मूवमेंट कर रही है। नीचे पिघला हुआ मतलब दूध है, वो लावा समझ लो, उसके ऊपर मलाई। तो मलाई के ऊपर आप देखोगे कि सरफेस स्मूथ नहीं होती, ऊपर नीचे होती है। मूवमेंट करने से उसमें मूवमेंट आती है, उसी तरीके से इस पे भी मूवमेंट आती है। टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, पहली रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो मैग्मा, जब मैग्मा या कह लो कि लावा ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो रॉक्स बनती है दैट इज इग्नियस रॉक्स। साउथ इंडिया की जो छोटा नागपुर एक जगह है, जहाँ साउथ इंडिया में प्लेट्यूज हैं, वहां पे जहां मिनरल मिलते हैं, वो पिघली हुई रॉक्स जो है ठंडी हो गई, तो वो हो गए। तो वो हार्ड होती हैं, लेयर्स नहीं होती उनमें। तो इसमें दो तरह की, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वो होती है जो एकदम से ठंडी हो जाए। कई बार समुन्दर के किनारे, मतलब पानी में से लावा निकलता है, वो पानी में गिरता है, तो पानी में गिरने से वो ठंडा होता है एकदम से, तो उसको एक्सट्रूसिव, रैपिड एक्सट्रूसिव कहा जाता है। ऑब्सिडियंस, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब पत्थर सा होता है। इंट्रूसिव की धीरे 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 टाइम पाके अपने आप बहुत टाइम लगा के ठंडा हुआ है, तो वो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप देखोगे, ग्रेनाइट हम पत्थर यूज घरों में, उसकी प्लेट्स जो है वो यूज की जाती हैं। नीचे मार्बल ग्रेनाइट के हम लगाते हैं ना पत्थर, वो। दूसरा है सेडिमेंटरी। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री होती है कि कई बार कोई चट्टाने नीचे, इग्नियस चट्टाने नीचे दब गई, नीचे दब गई, नीचे अब प्रेशर में चली गई वो। जब वो प्रेशर में आई तो टेम्परेचर उनका इंक्रीज हुआ, तो उनमें अब कंपैक्शन की वजह से उनकी जो शेप है वो चेंज हो गई। ये क्रम्बली लेयर्ड होती हैं, क्लास्टिक कंपैक्टेड ब्रोकन रॉक, पहली क्लास्टिक है। केमिकल है कंपैक्टेड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, नीचे लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपैक्टेड बायोजेनिक मैटर। बायोजेनिक मैटर कौन सा होता है? एक मेरे को मेडिसिन होती है हिमाचल वगैरह में, सॉरी इधर नेपाल की तरफ, यहाँ पहाड़ों में पत्थर पत्थर से वो निकाल ली जाए। अश्वगंधा एक होता है, एक और मेडिसिन सी होती है। ए, एक तो सॉल्ट होता है, एक पत्थर आता है, पत्थर पिघला हुआ सा ना, मतलब पत्थर की फॉर्म में होता है। वो नीचे ऑर्गेनिक है, बायोजेनिक मैटर है। ठीक है, बायोजेनिक मैटर, नीचे पेड़ पौधे कुछ दब गए, उसके बाद या तो कोला बनेगा या फॉसिल टाइप का होगा। वो काले रंग का होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ है। ठीक है, वो एक मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक, फिर हाँ जी, कोई मैसेज आ रहा है। शिलाजीत, हाँ जी शिलाजीत, उसको शिलाजीत कहा जाता है। ठीक है जी। मेटामॉर्फिक है, जब रॉक्स से ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, मतलब उन पे टूट फूट होती है, तो उसके बाद उसमें फॉलिटेटेड, जिसमें लेयर्स होती हैं, नॉन फॉलिएटेड नॉन लेयर्स है। तो हमें इतनी डिटेल में जाने वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये हमें पता होने चाहिए।
ओके जी, अब हम आते हैं अपने ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। हमारी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कितने मीटर किया? साढ़े 8.8 किलोमीटर किया, 8,848 मीटर। तो 1 मीटर जो है 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे सबसे पहले 0 से लेके 18 किलोमीटर तक, मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ऊंचा, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, दिस इज ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे टेम्परेचर नीचे अगर हम सरफेस के ऊपर 15 डिग्री लें, तो जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसलिए जब एरोप्लेन भी डिजाइन किया जाता है ना, वो इस तरह से किया जाता है कि वहां ऊपर जाके वो कोल्ड टेम्परेचर को बियर कर सके, टेम्परेचर को। ट्रोपोस्फियर है, तो जो इसमें दिखाया भी है कि हॉट बैलून ये ऊपर जा रहा है। ओके, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में -56.5 डिग्री से टेम्परेचर शुरू होके -2.5 डिग्री से तक है, मतलब फिर से इंक्रीज हो रहा है, माइनस से इंक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, इंक्रीज। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 11 to 50 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है। उसके ऊपर आती है मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर में जनरली ये जितने भी मिटियोर्स वगैरह ये इसी स्फीयर में रहते हैं। उसके ऊपर है थर्मोस्फियर। उसके ऊपर ये स्पेस शिप है। जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो 800 किलोमीटर से ऊपर 3000 किलोमीटर की तक ये आसपास घूमते हैं। थर्मोस्फियर, ये मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तो ये सारे ये मीटियोरोलॉजिकल रॉकेट्स वगैरह ये हैं। मिटियोर्स, मिटियोर्स समझ गए आप, कि जो पत्थर वगैरह चट्टानें बाहर से नीचे की तरफ आएंगी, तो ये आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारे के सारे यहाँ पे आए। प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, अभी हम बात कर रहे थे ना, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो कहाँ पे होती है? वो इक्वेटर पे होती है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो सामने है। अगर सीधी अर्थ को देखें, इक्वेटर पर, उसके बाद जब अर्थ सामने आती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब हम ये जो अर्थ इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर जोन बनता चला जाता है। इक्वेटर पे दिन बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। सन रे ज्यादा होने से यहाँ पे प्रेशर जो है लो हो जाता है। लो होने से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एयर उठ जाती है। ऊपर की तरफ उठने से नीचे जहां ठंडी एयर है वो इस तरफ मूव करती है और ये उस तरफ मूव कर जाती है। तो ये मूवमेंट्स हैं। और सन जो हमारी विंड्स हैं वो, क्योंकि अर्थ जो है इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो विंड्स इस तरह से है जी। ये आप कैसे याद रखना है? क्योंकि अगर आप बस आगे की तरफ जा रही है तो विंड प्रेशर, विंड आप बैठे हो तो पीछे की तरफ को आपको फोर्स लगाते हो, एयर का प्रेशर। तो ये विंड की जो है बेल्ट इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे फिर से एक हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है? ठंडा होने से। क्योंकि जैसे आप इक्वेटर के पास से दूर जाते जाओगे, पोल के पास जाओगे, ठंडा है, तो ये वहां पे इसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ की इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रेशर बनता है। ठीक, तो हमें इतनी डिटेल में बहुत जाने, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। पर अर्थ की मूवमेंट कभी भी आप इसको समझोगे, अर्थ की मूवमेंट से जो प्रेशर और विंड बेल्ट्स बनती हैं, प्रेशर और विंड बेल्ट्स बनती हैं। पोल पे कितने दिन का सूरज निकलता है? 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। ठीक है,
यहाँ पे हमारे सिर के ऊपर से सूरज निकलता है, पर आप अगर ये फाइंड आउट करोगे, देखोगे, आप एक टाइम पे हर रोज देखा करो सन की पोजीशन क्या है, तो आप देखोगे कभी सिर के ऊपर है, कभी साइड साइड पे चला गया। तो वो जो वहां पे सूरज 6 महीने रहता है, वो हॉरिजॉन पे रहता है, मतलब जहां पे छुप रहा है ना, अभी जहां पे हम देखते हैं कि छुप रहा है, वहां पे ही रहता है। वो पूरा ऐसे चक्कर लगाता रहता है, 6 महीने पूरा घूमता रहता है, वो छुपता ही नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन पे रहता है, वो ऊपर नहीं, सिर पे नहीं आता, वो हॉरिजॉन पे होता है। और 6 महीने वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। ठीक। और वहां पे बर्फ ही बर्फ है। और ये अभी तक मतलब दुनिया में अभी तक वहां पे खोज हो रही है, अभी कैसे जानवर हैं कुछ जो छोटे छोटे, वो उनके ऊपर खोज हो रही है कि कैसे रहते हैं, कैसे नहीं, दिन में रात में कैसे रहते हैं, क्या नहीं, वो चलता है। चलो ओके जी, नेक्स्ट हम ये करेंगे। तो इसको हम 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं अभी। अभी टाइम हुआ 10:49। तो 10:55 पे भाई आ जाना आप भी, पानी पुनी पी लो आप भी। ओके जी।
ओके, अभी आपकी अब यहाँ पे क्लास हमें बंद ही करनी पड़ेगी, 11 बजे आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, सर आ गए, पहले आना नहीं था तो अब शायद, चलो। अच्छा, इसके जो ज्योग्राफी के जैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले गए थे, आपको इसी में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन भी, तो आप उसको ऐप पे ही प्रैक्टिस कर लेना है इसको। ये आपको पूरी की पूरी फाइल ये भी आपको उस पे मिल जाएगी, आप इसको गो थ्रू होते चले जाना। इसको जितने ये पॉइंट्स हैं, ज्योग्राफी में से पॉइंट्स निकाले गए हैं, ठीक है। पॉइंट्स के ऊपर बाकी जो चीजें हैं पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉइंट्स अगर आपको पता तो आपको पता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इतने कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी, ये हर स्लाइड जो है एक कॉन्सेप्ट है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में एक जनरल सी नॉलेज हो, कोई डेप्थ में नहीं पता होना चाहिए कि ये क्या है, या अम्ब्रा क्या है, पिनम्ब्रा क्या है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको। पर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें लगभग 50 स्लाइड्स हैं, ये 50, तो इसका मतलब 50 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 50 कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में से निकाले गए हैं। आप 50 कॉन्सेप्ट्स को जब भी आप रिवाइज करो, इसको देख लो, वो करो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ो, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करो। सोशल स्टडी है, तीनों ही, सिविक्स आ जाती है उसमें, फिर ज्योग्राफी आ गई और हिस्ट्री। ये तीनों मिल मिला के इनमें से ही आपका करंट अफेयर या आपके जनरल नॉलेज ये बनती है। तो ये हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अब जैसे ये मेरा जो लेक्चर है ना, जब जनरल स्टडीज है, ये एक तरह से कहानियां ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी टेंशन लेके करने वाली बातें नहीं है कि आप पता नहीं मेरे को कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना नहीं, मुझे नोट्स बनाने हैं, ये करने नहीं। आप इसमें वाइड स्पेक्ट्रम अपना स्टडी का, अपनी रीडिंग का वाइड रखो, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप पढ़ो। ठीक है, हाँ, मैं अगर ये ऐप पे अभी आपके ऐप पे ना 2024 करके है, पुराना भी पड़ा है पर 2024 करके जो फोल्डर आ रहे हैं ना, उनमें सारे ये ऐप में ये जितना आप पढ़ते जा रहे हो वो ऐप पे डलता जा रहा है, जाएगा। ठीक है, तो आपको वो पीडीएफ कभी भी आप उसको देख सकते हो। और अपने नोट्स, इसमें नोट्स बनाने की बजाय आप वाइड स्पेक्ट्रम में उसको पढ़ो। जैसे आप ये लिखने की बजाय कि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को लिख लगता है, ये नोट्स भी बना सकते हो आप। पर आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि आप में माइंड में पिक्चर आ जाए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। तो ये कुरुक्षेत्र में मेला लगता है ना, एक कुरुक्षेत्र में अमावस्या सूर्य ग्रहण पे एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में मंदिर है, वहां मेला लगता है। ठीक है, तो आपको ये वहां से हिंट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण अमावस्या को लग रहा है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक, पुराने टाइम में जैसे कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण पे बाहर नहीं निकलना, ऐसा क्यों कहा जाता था? ऐसा क्यों कहा? खाना नहीं बनाया जाता, खाना नहीं बनाते। पर आजकल सब बना लेते हैं आजकल। पर फिर भी अगर जिनको पता होता है, जैसे आपकी मदर, वो खाना नहीं बनाएगी या पहले बना के रख लेगी, ये होगा खाना खराब होगा, ये होगा वो, इस तरह से कुछ ना कुछ हमारे चलते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हम जो हमारी जो संस्कृति है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 साल 200 साल पुरानी है। हजारों सालों से जो चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में चलता जा रहा है। वो जैसे जैसे अब आप पढ़ते जा रहे हो, या पहले जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं लोग की ज्ञान बढ़ता जाता है, तो वो पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, कुछ पकड़ के रखते हैं, वो ऐसे चलता है। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे इसरो में साइंटिस्ट हैं, वो तो सारे इंडिया के ही है ना। उन्होंने जब साइंस लॉन्च करते हैं
तो वो जो पूजा करते हैं, पहले पूजा करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर एक तरीके से ये सोचे, यार ले, पूजा करने से ऐसा थोड़ा होता है कि ये ये तो साइंस की तरीका है, पर नहीं, उसको जो बनाने वाले लोग हैं ना, बनाने वाले लोग वो इंडियन है, तो भारतीय है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट माइंड का जो है वो इस पूजा पद्धति पे अटका हुआ है, तो उनका माइंड शांत होता है, कॉन्फिडेंस में आता है, शांति से वो इसको उस प्रेशर को बियर कर पाता है, जो क्योंकि एक रॉकेट भेजना है तो उस वक्त पूरे साइंटिस्ट पे प्रेशर होता है, कहीं फेल ना हो जाए, कुछ ना गड़बड़ ना हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो इसलिए वो एक पीछे, उससे ऐसा नहीं है कि उसको रॉकेट अगर चाइना वाला भेजेगा तो जाएगा, नहीं, चाइना वाला भेजेगा तो भी चला जाएगा बिना पूजा के भी, पर वो हमारी पूजा पद्धति हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए है, माइंड उनका सूत होता है, कोई किसी तरह से कर लेता है, कोई किसी तरह से कर लेता है, तो वो, पर अब वो कैसे एक्सेप्ट की गई, वो हमारे पीछे से ही चलती आ रही है, वो पीछे से ही चलती आ रही है, ठीक है। वो कोई धागा बांध देगा, धागा है ना, तो वो धागा, धागे बांधने से कुछ नहीं हुआ, पर वो बिलीफ सिस्टम पीछे से एक आया आ रहा है, जो हमारी परंपराओं में आ रहा है, तो हमारे लिए वो प्रीशियस हो जाता है, अच्छा हो जाता है, शुभ जिसको कह देते हैं, शुभ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह से चलेगा, कभी भी ऐसा सडनली ऐसा नहीं होता कि आप पीछे तो आपके मदर फादर तो बड़े वो थे, रिलीजियस थे, और आप एकदम से छोड़ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनमें से कुछ चीजें जो आपको लगेगा टाइम के साथ नहीं है, आप उनको अवॉइड कर जाओगे, बाकी आप चीजें पकड़ लोगे, ठीक। तो इस तरह से जो पुराने हमारे चलते आ रहे थे ना, जैसे अमावस्या को क्या है, पहले ये कहा जाता था पूर्णमासी, जहाँ अगर टाइड्स पड़ेंगे, समुन्दर का पानी जो है बहुत ऊंचा उठता है, टाइड्स, टाइड्स आती हैं, मतलब ज्वार भाटा, तो ये माना जाता था कि आप भी मानते कि वो तो सूरज, चांद की ग्रेविटी है, चांद की ग्रेविटी खींचती है, किस तरह से खींचती है, कल के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, चांद की ग्रेविटी, क्या उसका हमारे ऊपर भी इफेक्ट है। पहले ये कहा जाता है अमावस्या की रात, यहाँ जिसको कहेंगे पूर्णमासी, पूर्णिमा की रात, पागल ज्यादा होते हैं, दिमाग ज्यादा ये खराब होते हैं, तो उस दिन तंत्र मंत्र, ये विद्याएं, मतलब पूजा पद्धतियां ये चलती थी, पर उसके ऊपर अब जो लिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा ह्यूमन बॉडी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, पर वो अब पता चला है, ठीक। अब आप देखोगे जो पहले योग है, त्राटक किया जाता था, त्राटक कौन कौन से किन किन चीजों पे किया जाता है, त्राटक किया जाता है, एक तो लॉ पे, जो दिए की लॉ है, सबसे पहले उससे उससे हाँ, त्राटक, वो लॉ लॉ को देखते देखते हैं। दूसरा त्राटक कहाँ पे किया जाता है, रात को लोग दिया जलाते थे, तो और उनके पास डाइवर्जन नहीं थी, क्योंकि आसपास तो अंधेरा है, दिए में, मंदिर में दिया रखा, उसको लॉ को देखते थे, लगातार एक टक देखा जाता था, फिर आग जला के बैठते थे, तो उसमें बहुत सारी लपटें निकलती हैं, लपटों को देखते थे, देखा जाता था। आज तो टीवी देखते हो, अब यूट्यूब देखते हो, तो उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं था। वो त्राटक था, वो विद्या ही थी। फिर सुबह सुबह के सन, सूरज की रोशनी को जो देखा जाता था, और जब अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा होती थी, उस दिन वो त्राटक करते थे चंद्रमा पे, क्योंकि वो फुल चंद्रमा होता था, उस लाइट को उस पे टकटकी लगाई जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद जिनका मतलब सुबह के सूरज पे टिक गया, फिर वो योगी कुछ इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते थे, हम सूरज को नहीं देख सकते डायरेक्ट, पर वो सूरज को डायरेक्ट देख लेते थे, वो उनकी बढ़ जाती थी। तो ये सारी कुछ हमारी पिछली धारणाएं हैं, 64 योगनियां कौन सी हैं, अब हम भूल चुके हैं, अब वो चीज नहीं है, पर हमारे जो पिछले मंदिरों में जाओगे आप, जब खंडहरों में चले जाओगे, पुराने मंदिर हैं, तो जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि उस वक्त का कल्चर ऐसा नहीं था कि ये हिंदू है, या बुद्ध है, या सिख है, वहां का उस वक्त का कल्चर एक ही था, सारा कुछ जो था चल रहा एक ही। तो बुद्ध के जो स्टैचूज मिल जाते हैं, या और मंदिर मिल जाते हैं, तो वही अवधारणाएं जो अभी भी हमारे पास अभी भी चलती हैं। तो इसलिए आप जितना मतलब इसको अवेयर होगे,
अपने अपने कल्चर में अवेयर हो जाओगे, उतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। उतनी अवेयरनेस का मतलब है आप अब ढंग से सोचने लग गए हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों बदल रहा है, कैसे। क्योंकि अब आप पढ़े लिखे हो गए हो ना, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है। कोई कुछ पहले ऐसी चीजें थी जो गलत थी, तो अब आप, अब अगर आप, अब क्या है, बलि दी जाती है। अब मेरे ख्याल से लगभग बहुत कम मंदिर रह गए हैं जहाँ पे किसी जानवर की बलि दी जाती है। बहुत कम मंदिर है, दी जाती है पर बलि दी जाती है। क्योंकि अब सोचने वाला ये सोचता है कि बलि देने से, यार एक जीव हत्या करने से कैसे ये भगवान या कोई देवता खुश होगा। अब ये क्वेश्चनिंग हो गई है, क्योंकि आज के युग में आप पढ़े लिखे हो गए हो। पुराने टाइम में उसको बलि दी जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से समाज जो है ना, अपने आप कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते चले जाते हैं। और जो चेंजेस होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, अच्छाई के लिए ही होते हैं। ओके जी, चलो जी, ठीक है जी, कल हम क्लास लगाएंगे आगे इसमें। ओके जी, थैंक यू जी।